ओम जी के पास आता हूं। आज सबसे जो इंटरेस्टिंग कमेंट आया वो हेमंता बिस्वा शर्मा का आया है। क्या कमेंट था मैं बताना चाहूंगा कि मैं रकीबुल हसन को सलाम करता हूं। आई टेक माई हैट ऑफ फॉर यू। क्यों? रकीबुल हसन धुबरी से भारत में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले कैंडिडेट बनते हैं, करीब 10.25 या 10.5 लाख मतों से। द बिगेस्ट विनर इन इंडिया। वहां पे मुस्लिम मतदाता काफी हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने जिसको हराया उसको हराना मुश्किल था। वो था बदरुद्दीन अजमल, एआईडीयूएफ के कैंडिडेट सर। तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे जिन्होंने उनको हराया। तो सांप्रदायिकता की हार सिर्फ उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, सांप्रदायिकता की हार असम के धुबरी में भी हुई सर। वहां पे बदरुद्दीन अजमल जैसा कम्युनल व्यक्ति भी हारा है और भारत में सबसे अधिक मतों से हारा। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहली बार एक कांग्रेस के विनर को कहता है आई डॉफ माई हैट फॉर यू। तो मैंने देखा कि किसके लिए बोल रहा है, तो मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ी हैरानी सी हुई। लेकिन इस बात ने कम से कम हमारे पटल पर एक चीज तो रखी कि भारत के लोग मंदिर मस्जिद नहीं चाहते हैं, उन्हें रोजी रोटी चाहिए, उन्हें अपने घर में सुकून चाहिए, उन्हें शांति चाहिए। और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को जनता ने काट कर फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी जो 80 में 80 बात करती थी 33 पे अटके, 33 सर। इससे बड़ा ह्यूमिलेशन क्या हो सकता था? मुझे लगता है। और अयोध्या में हम उन्हें लेकर आएंगे जो राम को लेकर आएंगे, और वो लालू सिंह वहां पे हार गए सर। अब आप बताइए सर, इससे बड़ी डिफीट क्या हो सकती है कि वहां पे समाजवादी पार्टी जीतती है। अयोध्या जो आपका गढ़ है, जहां आप दीप जलाते हो, कल आपके दीप बुझ गए सर वहां पर, कल आपके दीप बुझ गए। लेकिन सलाम आपको भी ओम सैनी साहब, आपके राजस्थान ने वो कमाल किया है, वो कमाल किया है कि मैं एक हाथ में दो हाथों से सलाम करूं तो भी कम है। ओम सैनी जी। नहीं, थैंक यू बुरा जी साहब। नहीं, राजस्थान मेरा भी उतना ही है जितना आपका है, लेकिन मैंने आपका राजस्थान इसलिए कहा कि आप वहां के मूल निवासी हैं अभी तो जी। नहीं, निश्चित रूप से हमें फक्र है। हमारा तो जीना हराम हो रहा था जब से वो 400 के आर पार की बात आई और हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि जितना मानसिक संताप हमने झेला है, क्योंकि हमें यूं देख रहे थे कि देखिए ये वो दुष्ट लोग हैं जो मोदी को उखाड़ने में लगे। हमेशा जो भी बातें कह रहे थे उसका जो उनके लोग थे वो किस तरीके से इसको नोट कर रहे थे, बता रहा हूँ आपको। बहरहाल राजस्थान में तो जो हुआ वो कमाल ही हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और राजस्थान की जनता ने, मतलब खास तौर से जो हमारा एलबीबेट जो किसान समूह और मार्शल कौमों के साथ में जुड़ा हुआ है, फौज में हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और किसानी में जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं, तो किसान आंदोलन में जो शेखावाटी और ढूंढाड़ का और मारवाड़ का काफी सारा हिस्सा, यानी जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और ये नागौर और सीकर शेखावाटी वाला ये हिस्सा बड़ा सक्रिय था किसान आंदोलन के दौरान। और पहली बार बड़ी अकल की बात जो की कांग्रेस की संगठन ने यहाँ पर, वो ये कि गठबंधन से इनकार नहीं किया, वरना बड़ा अहंकार ये भी रहता है कि नहीं हम सब एकले ही पार कर लेंगे, तो वो नहीं किया इस बार। ट्राइब्स में ले लिया, देखिए 100% विन करके आए। और जो दल बदल करके और जो ट्राइब्स के ठेकेदार बने हुए थे मालविया, वो बुरी तरह से हारे हैं। इसी तरीके से जो ठेकेदार बने हुए थे कम्युनिटी के उधर बाड़मेर के हरीश चौधरी, वो बुरी तरह से हारे, कैलाश चौधरी। तो वो ये जो दोनों, और इधर देखिए आपने हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी छोड़ करके गठबंधन को छोड़ करके और कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, तो बड़े आराम से जीते। और वो जो लेगेसी थी इनकी मिर्धाज की बनी हुई थी, जो समझते थे कि हमारे पुरखों के नाम पर, विरासत के नाम पे हम हमेशा स्थापित रहेंगे, उनको भी झुठला दिया और हनुमान बेनीवाल विजय हुए। तो ये एक बहुत सारा काम हुआ। जनमानस ने अपने आप सारा तय किया, बातें सुनी और उसके बाद में फैसला किया। अब जो बात मुझे जो अभी लग रही है कि मैं ये बात नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने। मैं इसलिए नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी उस पार्टी के अध्यक्ष, उस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं जो सारी रीजनल पार्टीज को खा जाना चाहती हैं, और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये लेख लिखे हैं बहुत सारे, जिसमें लगातार कहा है कि रीजनल पार्टी का जमाना गया, तो सिर्फ एक पार्टी होनी चाहिए और एक विपक्ष होना चाहिए ना, इसके अलावा दो पार्टी का सिलसिला चलना चाहिए। इस तरह की बातें करते रहे। उनको एहसास नहीं था कि
जनमानस कैसे बदल डालता है सारे दृश्य। देखिए सन 77 में भी यही हुआ था। आपातकाल के बाद में जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर के जनता पार्टी बनी, उसमें जो व्यवधान पैदा किया था वो आरएसएस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं लोगों ने किया था। इन लोगों ने कहा कि हम तो दोहरी सदस्यता रखेंगे, और इधर ये सारे लोग तैयार हो गए कि ना, ये नहीं हो सकता, एक पार्टी में दो संप्रभुताएं नहीं हो सकती कि दो सोवरेंटीज रहेंगी, एक संघ रहेगा एक ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पॉसिबल है, जिसको इन्होंने उसको भी इन्होंने तहस नहस किया। तो नड्डा जी और मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और निवर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों ने उसको भी गड़बड़ कर दिया। संघ के अनुशासन को पूरी तरीके से संघ का जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इनके यहाँ हुआ करता था, जो संघ के साथ में समन्वय बिठाता था, उसको निरर्थक साबित कर दिया। उसके हाथ में कोई ताकत नहीं रही, सब कुछ पर्चियों से होने लगा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री की बनने की बात पर्ची के माध्यम से आई थी, यानी वो भी नहीं हुआ कि जिसको संगठन मंत्री जिसे कहा जाता है उसको भी वो सब नहीं। तो इन सारी बातों का अब बड़ा सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि संघ के जो संगठन हैं, जितने भी जो इस पार्टी को बनाए रखने में बड़ी मदद करते हैं, चाहे वो आदिवासियों के बीच हो, चाहे मजदूरों के बीच हो, चाहे किसानों के बीच हो, चाहे नौजवानों और विद्यार्थियों के बीच में हो, वो सारे संगठन मेरा ख्याल है कि पुनः संघ की ओर मुंह करके बैठे हैं, और वो ये स्वीकार करने में इनकार करेंगे कि प्रधानमंत्री इनको बनाया जाए या लीडर इनको बनाया जाए। ये लड़ाई अब देखने काबिल होगी, जो शायद 12 घंटे में हमारे सामने बड़ी खुल करके सामने आ जाए। और अगर उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो समझिएगा कि कुछ और गड़बड़ झाला है, जिसको कि समझने में अभी असमर्थ है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी तो देखिए, नौजवान शहजादे जिनको बोल रहे थे, उन शहजादों ने तो कमाल कर दिया। एक शहजादा राहुल गांधी थे, एक शहजादे अखिलेश थे, और एक शहजादे क्या कहते हैं उनको, बिहार वाले, जनाब नाम बोल रहा हूँ, वो थे। उन सबको लेकर के, और जो जितना मजाक उड़ाना चाहते थे, जितना तंज देना चाहते थे, वो सब ऐसा पलट के इनको सोने नहीं देगा पूरी रात भर। अब जाग जाग के शहजादे, अब नहीं बोलना है। देखिए ये सारी चीजें, यानी वो जो हिंदुस्तानी कल्चर की अपनी एक चीज बनी हुई है कि हम सभी संप्रदायों को, सभी समूहों को अपने में समाहित करते रहे। इन्होंने कुछ भी नहीं समझा, न इरफान हबीब को पढ़ा इन्होंने, वो क्या कहते हैं, दूसरे नाम भूल रहा हूँ, उन लोगों को भी नहीं पढ़ा है। इनको पता ही नहीं कि भारत की संस्कृति में कितना दम है, कितना हम लोग अपने आप में समाहित कर सकते हैं। शक हो, हूण हो, यूनानी हो, मुगल हो, तुर्क हो, सब हमारे यहाँ आए और हमने मिक्स होकर रह गए। हमारे इम्पैक्ट है। हमने मुसलमानों को गाना सिखा दिया, मजार पे बैठना सिखा दिया, मजार को सलाम करना सिखा दिया। वो तो यकीन ही नहीं करते ना मोर्चे पे जाने। ये हमारा इम्पैक्ट है। तो हमें गर्व से नहीं कहना है कि हम हिंदू, हम तो हैं, और हैं इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं। तो ये जो नष्ट करने पे तुले थे, ये देखिए किस तरीके से मुक्की खा गए, और आज आपके और हमारे सामने है। जी। अचल जी के पास आता हूं, फिर मैं